नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए बनाया जा रहा है और इस लेक्चर में हम यूनिट 9 के पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 2012 से लेकर 2025 तक जितने क्वेश्चन आपके आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें लिया जा रहा है। ठीक है, हमने कल कर चुका है रोबोटिक्स और आज हम करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोस्ट पीवाईक्यू। ठीक है, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है एआई का पूर्ण रूप क्या है। और ये भी ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश आयोग है जितनी एग्ज़ाम लेता है उन सभी एग्ज़ाम के यहाँ पे पीवाईक्यू है। आपके मध्य प्रदेश प्री के तो है ही हैं, साथ में फॉरेस्ट, साथ में एपी, जितनी भी एग्ज़ाम लेता है वो, ठीक है, उन सभी के मोस्ट पीवाईक्यू यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन कहता है कि एआई का पूर्ण रूप क्या है, तो जो एआई है उसका जो पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है तो समझना, जो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मशीन को इस प्रकार बनाया जाता है कि वो मानव की तरह सोच सकती है, समझ सकती है, विचार कर सकती है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हुआ क्लियर? अब सवाल उठता ये है कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने ये बताया था कि जो मशीन भी सोच समझ सकती है, तो उसका नाम है एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है उसका? नाम है एलन ट्यूरिंग। हुआ क्लियर? और इन्होंने कैसे किया था? इन्होंने एक टेस्ट किया था, उसे कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट किया था और इस टेस्ट के माध्यम से उन्होंने बताया था कि जो मशीन है वो सोच समझ सकती है मानव की तरह। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ट्यूरिंग टेस्ट का संबंध किससे है, तो वो है एआई मशीन से। किसने किया था? तो एलन ट्यूरिंग ने किया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि एआई के पिता किसे कहते हैं, एआई के पिता किसे कहते हैं, तो उनका नाम क्या है, वो है जॉन मैकार्थी। क्या नाम है? जॉन मैकार्थी। हुआ क्लियर? क्वेश्चन आपको दो आएंगे, एआई का पिता किसे कहते हैं, तो वो है जॉन मैकार्थी, लेकिन ट्यूरिंग टेस्ट किसने किया था, तो वो किया था किसने? एलन ट्यूरिंग ने, जिसके माध्यम से बता चुके थे इन्होंने कि जो मशीन है वो मानव की तरह सोच समझ और विचार कर सकती है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का जनक किसे कहते हैं, तो बता चुका हूं कि जो एआई के पिता एक जनक कौन है, तो वो है जॉन मैकार्थी। ठीक है, और इन्होंने 1956 में एआई जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कर दी थी। ठीक है, और इसके साथ ही एक भाषा है लिस्प। लिस्प भाषा जो है इसका भी विकास किया था। हुआ क्लियर? और जो लिस्प भाषा है वो बनाई गई थी किसके लिए? वो बनाई गई थी एआई के लिए। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो लिस्प भाषा है इसका विकास किसने किया है, तो वो जॉन मैकार्थी ने किया है। हुआ क्लियर? कब किया है? तो ये किया है 1958 में किया है। ठीक है, एआई शब्द जो गढ़ा था वो गढ़ा था कब? 1956 में। ठीक है, और जो लिस्प भाषा है उसका विकास किया है कब? 1958 में। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का जनक कहा जाता है, तो हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर ये है आपका बी, जॉन मैकार्थी। और ये आपका मध्य प्रदेश प्री का 2022 के प्री में आ चुका है। एआई में एनएलपी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर है एन फॉर होता है क्या? नेचुरल, एल फॉर लैंग्वेज और पी फॉर होता है प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, अब ये करता क्या है, तो ये जो है एआई की ऐसी शाखा है, ठीक है, जो कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर प्लस जो मानव के बीच में जो संवाद यानी कि जो इंटरेक्शन कराता है उसे कहते हैं हम NLP यानी कि
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, यानी कि ये ऐसी प्रोसेस है जो मानव और मशीन के बीच में इंटरेक्शन कराता है। जैसे कि आप देखना सीरी हो गया एक हो गया एलेक्सा, ठीक है, एक हो गया चैट जीपीटी। ये करता क्या, जैसे कि आपने सीरी को कुछ बोला तो सीरी उससे जवाब देती है, तो वो मशीन है, आप मानव है, इसके बीच में जो संवाद हो रहा है और इनके बीच में जो संवाद की स्थिति पैदा हो रही है और ये इंटरेक्शन जो करा रहा है वो करा रहा है क्या, NLP, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का क्षेत्र क्या है, तो ध्यान रखना जो AI है इसके 7 जो शाखा है, कितनी, 7 शाखा है। हुआ क्लियर? जिसमें से एक शाखा कौन सी है, पहली है कौन सी, वो है कंप्यूटर विजन। दूसरी कौन सी है, वो है फिजियोलॉजी, लॉजिक, ठीक है। तीसरी कौन सी है, वो है विशेषज्ञ प्रणाली है, ठीक है। चौथी कौन सी है, वो है रोबोटिक्स, ठीक है। पांचवी कौन सी है, तो वो है मशीन लर्निंग। छठवीं कौन सी है, तो वो है डीप लर्निंग, ठीक है। और सातवीं कौन सी है, तो वो है NLP, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इस प्रकार से ये 7 शाखा है किसकी, AI की। हुआ क्लियर? तो ये भी है और ये भी है और डेटा साइंस भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, तो इसकी टोटल 7 शाखा है, हम पढ़ चुके थे। पहला क्या था, वो था कंप्यूटर विजन, फिजियोलॉजिक, विशेषज्ञ प्रणाली, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया, यहाँ बोला गया मशीन लर्निंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हुआ क्लियर? अगर आपसे पूछ ले कि जो मशीन लर्निंग करती क्या है, तो मशीन लर्निंग जो है कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसको सीखने, उसको अनुभव करके सुधारने की क्षमता होती है मशीन लर्निंग में। अगर कोई डाटा रखा है उसको सीखती है, उसको अनुभव करती है, उसको सुधारने की क्षमता रखती है मशीन लर्निंग। हुआ क्लियर? ध्यान रखना इस चीज़ का। निम्न में से किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग होता है, यानी कि किसमें जो है AI का यूज़ होता है बोल रहा है, तो ध्यान रखना AI का यूज़ रोबोटिक्स में होता है, आभासी वास्तविकता में होता है और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी कि NLP ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता यानी कि AI के पक्षपात का स्रोत नहीं है बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, नहीं बोला, ठीक है। अब डेटा दिया है, लोग दिया गया है, एल्गोरिथम क्षमता दी गई है, ठीक है। तो जो डेटा है, डेटा जैसा जाएगा वैसा आउटपुट निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर डेटा जो जा रहा है वो पूर्व ग्रह से ग्रसित है तो वो पक्षपात रिजल्ट देगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग हैं, अब सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति AI को डिजाइन कर रहा है वो जैसा सिखाएगा व्यक्ति वो वैसा काम करेगा, तो सिंपल सी बात है वो पक्षपात कर सकता है, यानी इसका आंसर ये भी नहीं होगा। एल्गोरिथम, ठीक है, तो एल्गोरिथम काम करता है लॉजिक पर, तो लॉजिक जैसी गतिविधियां करेगा, ठीक है, वैसे रिजल्ट देगा, तो ये पक्षपात कर सकता है। लेकिन जो क्षमता है, ठीक है, क्षमता जो है ये पक्षपात नहीं कर सकता, क्योंकि AI की क्षमता एक क्षमता सीमा है और ये पक्षपात का स्रोत नहीं करती। जैसी क्षमता रहेगी वैसा वो काम करेगा, ठीक है, इसमें कहीं पर भी पक्षपात नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका मध्य प्रदेश प्री के 2022 में आ चुका है, ये ध्यान रखना। AI के कार्य कौन से हैं, तो ध्यान रखना AI के कार्य हैं मशीन ट्रांसलेट, यानी कि जो लैंग्वेज होती है उसको ये करता है ट्रांसलेट, ठीक है। प्रोडक्शन रिकमेंडेशन, यानी कि जो प्रोडक्शन है, जैसे कि आपने कोई अमेजन में कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट को देखा, आपने बहुत पहले देख चुका है, ठीक है, फिर उसको आप सर्च कर रहे हो तो आपको वही प्रोडक्ट कहना चाहिए दिखा देगा पहले से कि आपने पहले सर्च किया था। तो ये काम भी करता है AI। जैसे आप फ्लिपकार्ट या
अमेजन खोलोगे उसमें आपको फ्रेज या जो भी आपने बोला है उसका एड आपको शो हो जाएगा। तो ये करता है प्रोडक्शन रिकमेंडेशन करता है। ऑप्शन बी कहता है स्पीच रिकॉग्निशन, यानी कि जैसे कि आप सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, यहाँ पर आप बोलते हो तो आपकी भाषा को वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और मशीन उसका जवाब दे देती है। इस प्रकार से तीनों काम करता है एआई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से सीधा संबंध नहीं रखता? यहाँ क्या बोला है उसने? ध्यान रखना, नहीं बोला है। ठीक है। ऑप्शन ए कहता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो जो एआई है उसका जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है करता क्या है? ये जो है लेबल डेटा का प्रयोग करके मॉडल को ट्रेन करता है। तो ये भी काम करता है एआई। दूसरा है ऑप्शन बी अनसुपरवाइज्ड, यानी कि इसमें क्या होता है, जो एआई होता है वो बिना लेबल के डेटा को भी पैटर्न सिखाता है। तो ये भी काम करता है। ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये नहीं होता। कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत से कंप्यूटर होते हैं, उनको नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं और जो डेटा है उसका आदान प्रदान किया जाता है। तो ये जो है एआई का इससे सीधा संबंध नहीं है। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क, इसमें क्या होता है कि जो मशीन होती है अगर उसमें न्यूरल नेटवर्क है तो वो मानव की तरह कॉपी करना सीख जाता है और मानव की तरह वो रिजल्ट देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि इसका संबंध सीधा संबंध कंप्यूटर नेटवर्क से नहीं है। हुआ क्लियर? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? बता चुका था कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आउटपुट अज्ञात एवं बिना लेबल किया हुआ होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है? बिना लेबल डेटा भी होता है, उसको भी ये पैटर्न सिखाता है एआई। तो ये होता है ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन जो है आपका एपी की एग्ज़ाम हुई थी 2025 की, जस्ट अभी फेज 2 में आ चुका है। एआई के क्षेत्र में मशीन की क्षमता को मानव स्तर की बुद्धिमत्ता से मेल खाने का प्रशिक्षण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ठीक है। तो ध्यान रखना, बता चुका था मैं कि एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। ठीक है। इन्होंने एक टेस्ट किया था कब? 1950 में। क्या नाम था उसका? उसका नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है। और इसके माध्यम बताया था कि जो मशीन है वो मानव की तरह सोच समझ सकती है, इसे कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है। और जो एलन ट्यूरिंग है, इन्होंने जब ये टेस्ट किया था तो उसे नाम दिया था इमिटेशन गेम। क्या? इमिटेशन गेम, यानी कि एक तरह का खेल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? ये 2024 का जो प्री हुआ था आपका एमपीपीएससी का, उसमें पूछ चुका है। बता चुका था मैं कि एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक टेस्ट किया, उसे कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। और इस टेस्ट को एक खेल माना था किसने? एलन ट्यूरिंग ने, और इसे नाम दिया था इमिटेशन गेम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द ट्यूरिंग टेस्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? एआई में कंप्यूटर मानव के एआई समकक्ष सोचने के लिए काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है? ये क्वेश्चन देखना यहाँ पर आ चुका है किसमें? 2024 के फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस में आ चुका है, जो आपका फर्स्ट मेंस होता है उसमें। और यही क्वेश्चन जो है ध्यान रखना कि 2022 के सिविल इंजीनियरिंग में आ चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आयोग एग्ज़ाम लेता है वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन रिपीट होते हैं अदर एग्ज़ाम में। वही क्वेश्चन पूछ लिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्यूरिंग टेस्ट। किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने। कब किया था? 1950 में। इसे क्या बोला गया था? इमिटेशन गेम। इसका मूल क्या नाम है? द ट्यूरिंग टेस्ट। हुआ क्लियर? ये सारे क्वेश्चन को याद होना चाहिए। ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या कितनी है? वो 3 है। ठीक है। 3 में क्या क्या है? एक है
पहला है ह्यूमन जज, दूसरा है ह्यूमन पार्टिसिपेंट, ठीक है, और तीसरा क्या है, वो है मशीन कंप्यूटर, ठीक है। तो ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागी संख्या कितनी है, वो 3 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एआई के कौन से उपतंत्र में ऐसे एल्गोरिथम शामिल है जो स्वयं सीखने, भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं? तो ये क्या है, बता चुका हूँ मैं कि मशीन लर्निंग ऐसा एल्गोरिथम शामिल है इसमें जो डेटा का यूज़ करके वो भविष्यवाणी कर सकता है। तो मशीन लर्निंग यानी कि मशीन सीखने में डेटा का उपयोग करके उसको सीखने में, उसको सही करने में उपयोग आती है। बता चुका था पहले इसका आंसर। तो ये है मशीन लर्निंग। जैसे कि आप सिरी, एलेक्सा, ये ऐसा मान सकते हो कि ये मशीन लर्निंग का ही भाग है। हुआ क्लियर? एआई सांख्यिकी की किस तकनीक का उपयोग करके यह देखने के लिए किया जाता है कि डेटा का एक टुकड़ा दूसरे डेटा से कैसे जुड़ा है, किया जाता है? तो उसका आंसर है वो है सहसंबंध, ठीक है। अगर आप इसे इंग्लिश में जानोगे तो इसका आंसर होता है क्या, कोरिलेशन, ठीक है। सहसंबंध से ही जो एआई है वो जान लेता है कि कौन सा डाटा दूसरे डाटा से मेच खा रहा है, उसको ये जोड़ देता है। तो वो है कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक है क्या, ये है डिसीजन ट्री। यहाँ पे आपको बी में दिख रहा है डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री में क्या होता है, ये निर्णय लेने में सक्षम होता है। एक है फिजी ट्री यानी कि जो फिजियोलॉजी होती है, जैसे कि आप देखना आपकी वॉशिंग मशीन जो आप ऑन करते हो उसमें कपड़े धुल जाते हैं, अपने आप मशीन बंद हो जाती है। तो जो मशीन खुद से डिसीजन ले पाती है उसे कहते हैं फिजियोलॉजी, यानी कि मानव की तरह ये डिसीजन लेने में सक्षम हो जाते हैं, इसे कहते हैं फिजियोलॉजी। ये क्वेश्चन कल आया था, बताया था इसके बारे में, ठीक है, ध्यान रखना इसका। त्रियामी कंप्यूटर जनित, एक त्रियामी कंप्यूटर जनित स्थिति है जो वास्तविक दुनिया का अनुसरण करती है और उपयोगकर्ता वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए इसमें डूबकर पर्यावरण का पता लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी स्थिति है जो वास्तविक दुनिया का अनुसरण करती है और उपयोगकर्ता वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए इसमें डूबकर पर्यावरण का पता लगाती है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए वर्चुअल रियलिटी। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा हुआ था? तो ये क्वेश्चन जो है आपका मध्य प्रदेश पीएससी का प्री 2023 में आ चुका है। इसका आंसर है ओपन एआई ने इसका विकास किया था, चैट जीपीटी का। GPT-4 में जीपीटी का अर्थ क्या है? तो GPT-4 में जीपीटी का अर्थ है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ओपन एआई का बड़ा मल्टी माइंड भाषा मॉडल है जो टेक्सटुअल को विजुअल इनपुट से टेक्स्ट में जनरेट में बदलता है, उसे कहते हैं जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो एआई है उसका पार्ट ए के जो मोस्ट PYQ समाप्त होते हैं, इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। प्रेजेंट लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।